जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी 2017 के ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस को। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। ncrtquiz.com बाय टीम निष्ठा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं एनसीईआरटी के 6 to 12 तक के। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इकोनॉमी, मतलब ये सारे कवर हमने कई किए हैं। उसमें आर्ट एंड कल्चर 11th एंड 12th क्लास का भी कवर किया गया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छे उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए गए हैं। आप एक चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए, कंसोलिडेशन अपनी साथ साथ में करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, एवेल्युएशन करते जाइए। इस तरीके से चैप्टर वाइज जो है आपका सारी चीजें कवर होती जाएंगी। इसके अलावा टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर, ऐप पर जो है आपके पेड कोर्सेज अवेलेबल है, वो आप जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। अब ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक कह लीजिए क्वेश्चन है आपका। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नलमल्ला फॉरेस्ट, नागरहोल नेशनल पार्क, सेचलम बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, अगर मान लो आपको नहीं पता ये इसका आंसर, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हो सकता है ना पता हो, बट आप ये सोचो, मैं आपको पेपर में मतलब कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इवन विदाउट नोइंग हाउ यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस। देखो, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, सॉरी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, इसमें हम कैन, एक ट्रिक मैंने कई बार बताई है, कैन, यस वी कैन, कार्डमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और नीलगिरी हिल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो सेचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो अगर यहां पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिल रहा है, तो ये कहीं केरल और तमिलनाडु वाली कहानी होगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं हो सकता। ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में नहीं हो सकता। नलामला फॉरेस्ट भी जो है, अगर आप देखेंगे, जो है यहां पर आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश साइड में, थोड़ा नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं है। ऑप्शन ही एक बचता है ये। अगर आपको ये क्लैरिटी है कि अच्छा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहां पर जाकर मिल रहे होंगे और किस स्टेट के टाइगर रिजर्व की बात हो रही होगी, या किस स्टेट के बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क की बात हो रही होगी, तो आंसर क्या आ जाता है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है। सो Tamil Nadu serve as a big, significant wildlife corridor, and so reserve is a part of Nilgiri Biosphere Reserve, known for its rich flora and fauna, plays a crucial role। और तो ये हो गया आपका सत्यमंगलम। अब यहां पर आप देख लो, ठीक है जी, अन्नामलाई, कालाकाड़, मुंदुथुरई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लिपुतुरी। ठीक है, ये मार्च 2025 का है। ऑब्वियसली आपको समय समय पर इसको अपडेट भी करना है। ठीक है, तो आई होप जो मेरा आइडिया था यहां पर आपको बताने का, देखो नागरहोल कहां पर है? कर्नाटका में है, तो वहां हो नहीं सकता कि जहां वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जाकर मिल रहे हो। ठीक है जी। उसके अलावा जो ऑप्शन था आपका, एक सेचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये है आपका जो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन ही एक बनता है। ओके, आगे चलते हैं। मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब ये देखो, 2015 में भी, 2015 यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा है। ऑब्वियसली नॉट द सेम ऑप्शन, वर्बैटिम सेम नहीं है, सेम मेडिटेरेनियन सी बॉर्डर। उसमें ऑप्शन था, 4 ऑप्शन दे दी, कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दे दी, पूछ लिया 1 2 3 करके। अब थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जॉर्डन थोड़ा सा ईस्ट में पड़ता है ना। डेड सी, इधर आपका इजराइल पैलेस्तीन है, और इधर जॉर्डन, मतलब इधर इजराइल पैलेस्तीन है, बीच में डेड सी, और इधर जॉर्डन है। तो जॉर्डन के साथ वो नहीं लगता। हमने ये भी पढ़ा था गल्फ ऑफ अकाबा, मैंने आपको ये भी बताया था, जॉर्डन में एक छोटा सा पोर्ट है, एक ही पोर्ट है, अकाबा पोर्ट, अल अकाबा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ईरान तो बहुत ही इधर हो गया, ईरान तो मेडिटेरेनियन सी से काफी दूर हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। लेबनन है, सीरिया है। अगर आपको याद हो, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2015 वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको एक स्पाई की कहानी बताई थी। ठीक है, अगर आपको याद हो, अली कोहेन की कहानी। ठीक है, तो वो भी है। आंसर हो गया आपका 3 और 4। बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये ध्यान रखना कि कौन सा पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है। कई बार क्या होता है, नॉट अ बॉर्डर पूछा है, तो फिर वो कहां आंसर अलग हो जाएगा। तो आंसर हो गया सी। यहां पर भी आप देख लो, ये देखो, ये सीरिया हो गया,
ठीक है, यहां पर ये है कि आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये देखो ये है, और सीरिया का बॉर्डर ये है। अब आपको जो ये इजराइल है, जॉर्डन यहां पर है आपका, ये रहा जॉर्डन। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ये रहा जॉर्डन, और ईरान तो इधर आ गया। क्लियर? With reference to river Teesta, consider the following statement. Which of the statements given above is are correct? Below rather. The source of the Teesta river is same as that of the Brahmaputra river, but it flows through the Sikkim. River Rangit originates in Sikkim and it's a tributary of river Teesta. And river Teesta flows into the Bay of Bengal on the border of the India and Bangladesh. अच्छा, अब जो तीस्ता रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ऐसी कोई रिवर नहीं है। रादर तीस्ता को लेकर डिस्प्यूट भी तो था बीच में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय उन्होंने जो मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, उनको कहा कि आप चलिए, तीस्ता को लेकर उन्होंने मना कर दिया, तो काफी डिस्प्यूट था इंडिया और बांग्लादेश में कि हमने तीस्ता के वाटर्स को, तो वो जो है बॉर्डर नहीं बनाती, और रादर बांग्लादेश जाती है और फाइनली ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर है कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर थर्ड ऑप्शन गलत है तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, और वैसे भी तीस्ता का जो सोर्स है वो ब्रह्मपुत्र से सेम नहीं है। ब्रह्मपुत्र का सोर्स है चेमायुंगदो ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर भी बोलते हैं, दैट इज नॉट द तीस्तास। तो आंसर क्या हो गया? 2 ओनली। अगर आपको एक फैक्ट ध्यान में है, हम ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ते हैं, उसकी भी मैंने ट्रिक बताई हुई है। किसी सेशन में ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज भी बता दूंगा। लास्ट सेशन में मैंने गोदावरी की बताई थी। ठीक है, तो ये वाला सॉरी थर्ड स्टेटमेंट जो है, अगर आपको कंफर्म हो गया कि गलत है, तो ऑप्शन ही एक बचा। ठीक है, क्वेश्चन सीम्स टू बी टफ बट प्रोवाइडेड इफ यू नो द थिंग्स। ओके, तीसरा ओरिजिनेट फ्रॉम द पाहुनरी ग्लेशियर, तीसरा कांगसे ग्लेशियर इन सिक्किम, नॉट फ्रॉम द सेम सोर्स एज ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये चेमायुंगदोंग ग्लेशियर हो गया। ठीक है, रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम, जो ट्रिब्यूटरी है तीस्ता की, कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स फ्लो। ठीक है, तीस्ता डज नॉट फ्लो इनटू डायरेक्टली इनटू द बे ऑफ बंगाल, रादर इट मर्जेस विद द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र की ये ट्रिब्यूटरी है। ओके, सो चलिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In India, Himalayas are spread over the 5 states only. Okay. Western Ghats are spread over the 5 states only. Pulicat Lake is spread over the 2 states only. अब ये ओनली शब्द जानबूझ के इन्होंने स्टेटमेंट ना बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिया है। अच्छा, अब पहले बात तो ये समझो, हिमालयस को लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, फिर आपका जो है आगे, अच्छा खैर ये जब क्वेश्चन आया है, और यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 में। 2017 में जम्मू कश्मीर स्टेट था, तो हम उस कंटेक्स्ट में लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आज के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे तो थोड़ी चीजें बदल जाएंगी। एनीवेज, तो हिमालयस आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, तो यहां पर 2017 में के क्वेश्चन है, तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, फिर हम आ जाएंगे आपका सिक्किम। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश। आपको अच्छा ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई मतलब जो बाउंड्री है, ऐसा नहीं कि पंजाब में नहीं है। ठीक है, सर्टन जो शिवालिक्स का कुछ कुछ पार्ट जो है वो आपको वहां पर भी देखने को मिलता है। सिमिलरली वेस्ट बंगाल भी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी जो है आपको सर्टन पार्ट उसका देखने को मिलता है। वैसे ही पंजाब में भी देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में भी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स बाउंड्री है कि यहां पर उत्तराखंड खत्म हुआ और फिर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जो हिमालय खत्म हो गया, बिल्कुल प्लेन शुरू हो गया। ट्रांजिशन है। ठीक है, तो इट इज नॉट जस्ट ओनली द 5 स्टेट्स। ये आपका गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत, ये गलत। ओके, अच्छा फिर आ जाते हैं वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अच्छा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, देन आपका तमिलनाडु। ठीक है जी, सो इसको ऐसे लिख लेते हैं, महाराष्ट्र, नीचे फिर गोवा, कर्नाटका, और फिर तमिलनाडु। ठीक है जी, गुजरात में भी है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स गुजरात में भी है, और केरल, कर्नाटका, केरल भी। ठीक है, तो ये 6 स्टेट्स होगी, ये भी गलत हो गया। पुलिगट लेक स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, कौन सी 2 स्टेट्स हैं? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखोगे आप। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको जो है गूगल पे सर्च करनी है, मिल जाएगा। ठीक है, सो देखो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम,
हाँ असम भी तो है, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश विद एक्सटेंशन इनटू पंजाब एंड हरियाणा आल्सो, तो 5 राज्यों से ज्यादा है कंफर्म। ओके, वेस्टर्न घाट स्पैन 6 स्टेट्स, ठीक है जी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो गुजरात से वो सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात से शुरू हो जाता है, ठीक है। पुलिकट लेक, वैसे ये रहा आपका आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, वेरी फेमस, ठीक है जी। तो आंसर हो गया आपका 3, मतलब थर्ड स्टेटमेंट ही सही है। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग छाबार पोर्ट बाय इंडिया? बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, अगर थोड़ा बहुत भी इंटरनेशनल अफेयर्स हम पढ़ते हैं तो ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मेरी कोशिश ये है, ये सेशंस में मैंने पहले भी बताया है कि हम उन टॉपिक्स को भी कवर कर लें जो थोड़ा ज्योग्राफी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, है ना, इन्वायरमेंट इकोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे कवर हो जाए, ठीक है। इंडिया ट्रेड विद अफ्रीकन कंट्रीज विल इनॉर्मसली इंक्रीज। पहली बात तो छाबर पोर्ट कहां पर है? ईरान में है। तो ईरान में अगर मैं पोर्ट डेवलप कर रहा हूं तो उसका अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ट्रेड में तो कोई लेना देना नहीं है। इंडियाज रिलेशन विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज विल बी स्ट्रेंथन्ड। अच्छा, अरब कंट्री, अरब जो है, अरब पेनिनसुला, सऊदी अरेबिया, है ना, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल 6 कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, ठीक है, कुवैत, ये सारी चीजें। इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। यस, ठीक है, पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ गैस पाइपलाइन बिटवीन इराक एंड इंडिया। पाकिस्तान तो बेटा कुछ ना करे, ये है आंसर सी, ठीक है, पाकिस्तान तो बस। चलिए, दिस पोर्ट एनहांसेस इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड रिड्यूसेस रिलायंस ऑन पाकिस्तान फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद सेंट्रल एशिया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, मुंबई से आप छाबार पोर्ट गए, छाबार पोर्ट से ये अफगानिस्तान गए, ईरान गए, आगे फिर सेंट्रल एशिया गए, तो आपने बेसिकली क्या किया, पाकिस्तान को बाईपास कर दिया, ठीक है जी। At one of the places in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find that the sea water recedes from the shoreline. मतलब आप समुद्र पे खड़े हैं, बीच पे खड़े हैं, पानी नीचे की तरफ जा रहा है और इतना नीचे चला जाता है कि लोग लिटरली, जो ओशन फ्लोर है, ठीक है, सो बैक टू द शोर ट्वाइस अ डे अलाउइंग यू टू वॉक ऑन द सी फ्लोर। तो आप सी फ्लोर पे, ओशन फ्लोर पे वॉक करके जा रहे हैं और फिर पानी ऊपर आता है, ठीक है। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। सो दिस यूनिक फिनोमिना सीन एट भावनगर, गुजरात में। ओके, अच्छा, इसका भी लॉजिकली आंसर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? आपको लग रहा है ये तो मेरे को पता ही नहीं, कहां से पूछ लिया क्वेश्चन। अब जनरली हम ज्योग्राफी में ये चीज पढ़ते हैं कि वेस्टर्न घाट्स में जो ये सी फ्लोर है या ओशन फ्लोर है, ये बहुत कम है, ठीक है, इसीलिए बहुत अच्छे पोर्ट्स हैं, पानी की डेप्थ ज्यादा है, ठीक है। यहां पर जो है पानी की डेप्थ ज्यादा है, यहां पर क्या है, क्योंकि यहां पर डेल्टाज हैं और ओशन फ्लोर काफी दूर तक फैला हुआ है, इसीलिए जो ईस्टर्न कोस्ट है वो खेती के लिए तो बहुत बढ़िया है, वहां पे डेल्टाज बन रहे हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बट पोर्ट्स के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, बंदरगाह के लिए। तो यहां पर ओशन फ्लोर काफी बड़ा है, तो हमें वो जनरली, मतलब इसका क्वेश्चन सवाल जो होना चाहिए वो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ होना चाहिए, जिसमें आपका, क्योंकि यहां पर एकदम एकदम वो है, डेप्थ है पानी की, यहां पर वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है जी। तो यहां पर आपको, यहां पर पानी वो रिसीड मिलता है, ठीक है, मतलब वो जो कोस्ट लाइन है या कह लीजिए सी फ्लोर है वो काफी बड़ा है ईस्टर्न कोस्ट पे। अगर आपको वो कंसेप्ट ध्यान में है तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो भावनगर गुजरात, ठीक है, नहीं है जी। भीमुनी पट्टनम, चांदीपुर, नागापट्टनम, हाँ, बट ये है कि इसमें बाकी ऑप्शन जो हैं वो ईस्टर्न कोस्ट की ही दी हैं, बट स्टिल यू विल बी एबल टू एटलीस्ट एलिमिनेट द वन ऑफ द ऑप्शन। तो आंसर है इसका सी, चांदीपुर बीच, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा, फॉर इट्स यूनिक फिनोमिना। अब ये बहुत ही स्पेसिफिक एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है, बट स्टिल यू विल बी एबल टू, मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया जिससे आप एटलीस्ट एक या दो ऑप्शन हो सकता है एलिमिनेट कर लें। So recedes by 1 to 5 kilometers during the low tide, allowing visitor to walk on the sea floor। ठीक है, ये आपका दिन में 2 बार होता है, अर्निंग इट द निकनेम हाइड एंड सीक बीच भी बोलते हैं इसको, हाइड एंड सीक, एक बिस्किट्स भी आते हैं, हाइड एंड सीक बीच। सो इट्स अ रिमार्केबल नेचुरल अकरेंस दैट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट एंड रिसर्चर्स अलाइक। ठीक है, तो ये यहां पर आप देखिए, ये देखिए, ये पूरा अगर आप इस चीज को देख पा रहे हैं, ठीक है, ये बीच, ये पानी क्या है, रिसीड कर चुका है, काफी आगे तक जा चुका है। लोग लिटरली जो है, ऑब्वियसली थोड़ा सा दलदल तो रह गई, ठीक है, बट हाँ वो वॉक करके जा सकते हैं, ठीक है। इफ यू
If you want to see gharials in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit? भीतरकनिका, मैनग्रोव्स, चंबल रिवर, पुलिकट लेक, दीपोर बी। ठीक है, तो इसको चंबल के डाकू, ठीक है, डाकू नहीं साहब, बागी थे, ठीक है, पान सिंह तोमर का को डायलॉग याद आ जाता है। सो चंबल रिवर, ठीक है, सो दैट इज द चंबल रिवर। सो नेशनल चंबल सेंचुरी आल्सो नोन एज नेशनल चंबल गढ़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी। सो इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया नॉर्दर्न इंडिया में, रिनोन फॉर इट्स पॉपुलेशन, एंड इसमें घड़ियाल्स ही नहीं है, इसमें रेड क्राउन रूफ टर्टल, गंगा रिवर डॉल्फिन भी है, ठीक है जी। काफी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आप मेरे को अगला जो मेरा सवाल है, वैसे मैंने पुलिगट वाला पूछा था वो तो हमने आंसर कर ही दिया, अभी अगला क्वेश्चन है चंबल जो है, चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी, घड़ियाल्स। ओके, इफ यू ट्रेवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोटायम, अब ये क्वेश्चन एक्चुअली आप कहीं नहीं इमेजिन कर सकते कि कैसे पूछेगा। इट इज एक्चुअली यू हैव टू इमेजिन द मैप। कोई मैप भी नहीं है, आपको दिमाग में सोचना है, आपको सारी जगहें पता होनी चाहिए, मतलब आपके माइंड में इंडिया का मैप अगर क्लियर है फिर ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। सो फ्रॉम कोहिमा टू कोटायम कहां पर है? केरल में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है, कोटायम केरल में है, ठीक है जी। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रेवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन, ठीक है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन को मिलाकर आप कितना। तो अब इसको लॉजिकली चलते हैं। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं क्या क्या इसके दिमाग में आपके कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है। हमने एक ट्रिक डिस्कस करते हैं हम, नमामि, नमामि, ठीक है, नमामि गंगे बेसिकली। सो नागालैंड, पहला नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है, और तीन तीन के इधर है त्रिपुरा, तीन से त्रिपुरा। तो नागालैंड से अगर आप मेनलैंड में आ रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट से मेनलैंड में आ रहे हैं तो आपको ना तो मणिपुर आने की जरूरत है, ना मिजोरम आने की जरूरत है, ना त्रिपुरा आने की जरूरत है। नागालैंड में जो है आप कहां पे आएंगे? असम में, ठीक है, असम में, ठीक है। नागालैंड में जो प्लेन इलाका है, कैन एनीबडी टेल मी, डी से सिटी है नागालैंड में, दीमापुर, प्लेन इलाका है। आई बीन टू दैट पर्टिकुलर प्लेस व्हाइल आई वाज सर्विंग बीएसएफ, तो वहां पे दीमापुर से प्लेन, मतलब प्लेन सिटी है, ठीक है, पहाड़ी इलाका नहीं है। तो असम में आए, ठीक है, असम से फिर आप कहां पर आओगे? ठीक है, असम से आप आओगे वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। मैं मतलब लॉजिकली सोच रहा हूं कि मिनिमम स्टेट्स ट्रेवल करनी है मेरे को। फिर असम से, सॉरी, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा से मैं आ जाऊंगा तेलंगाना, ठीक है, या आंध्र प्रदेश, ठीक है, दोनों भी कोई भी आ सकता हूं, ठीक है। तो तेलंगाना आ जाता हूं, तेलंगाना से मैं कर्नाटक आ जाता हूं, क्योंकि या तो आंध्र प्रदेश आ जाऊं, ठीक है, या तेलंगाना आ जाऊं, सेम थिंग है, एक स्टेट मतलब क्रॉस करनी पड़ेगी। तेलंगाना से आ गया मैं कर्नाटका, ठीक है जी, या आप आंध्र प्रदेश ही ले लो, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन, अच्छा तेलंगाना से एक है या नहीं, कर्नाटका का हो सकता है कंफ्यूजन हो दिमाग में, हाँ, बट आंध्र प्रदेश से कर्नाटका और कर्नाटका से केरल। ट्रस्ट मी, मैंने इस आंसर को आप नहीं डिस्कस, मतलब मेरे को ध्यान नहीं है, मैं आपके सामने इसको कैलकुलेट कर रहा हूं एक्चुअली। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 7, ठीक है जी, 7। सो नागालैंड, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। अब इसने आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु और केरल ले गया, मैंने आंध्र प्रदेश से, ठीक है, यहां से आ जाओ, मैंने आंध्र प्रदेश से कर्नाटक और यहां से कोटायम लिया, बातें की है, ठीक है। आप मैंने यहां से, अच्छा, उड़ीसा से तेलंगाना नहीं है, ठीक है, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, ठीक है, उड़ीसा से तेलंगाना नहीं है, तो उड़ीसा से आप आंध्र प्रदेश आने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, मेरी मिस्टेक। तो मेरे को लगा कि हाँ शायद बॉर्डर लगता हो, तो ये ऑब्जर्वेशन भी रखनी है कि अननेसेसरी अपने आप को डाउट में नहीं डालना है। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, देन कर्नाटका, और देन आपने, मतलब आपको अब ये ध्यान होना चाहिए कि हाँ कर्नाटक और केरल है, या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और केरल। बट आंसर पे हम पहुंच गए सही, ठीक है। मैंने आपको फिर भी मैंने यही कहा कि बेटर है हम आंध्र प्रदेश ही ले, बिकॉज समहाउ ये डाउट था कि ओडिशा से तेलंगाना है या नहीं, नहीं है, बॉर्डर नहीं लगता है, ठीक है। इफ यू कैन सी ओवर हियर, ये बॉर्डर नहीं लग रहा है,
ठीक है, तो ये रहा आपका नमामि, ठीक है, ये यहाँ ये रहा त्रिपुरा, ठीक है, ये रहा ये नागालैंड से मैं कोहिमा से दीमापुर गया, दीमापुर प्लेन बिल्कुल बॉर्डर पे है असम और इसके से, यहाँ से फिर मैं ये वेस्ट बंगाल आया, उड़ीसा आया, आंध्र प्रदेश आया, कर्नाटका और यहाँ केरल कोटाया, ठीक है, या फिर ये यहां से ऐसे भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार? जोग्राफिकली ग्रेट निकोबार के जो है क्लोजेस्ट कौन है? आप क्वेश्चंस का लेवल देखोगे तो ज्यादा ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं, फैक्चुअल नहीं है कि सीधा से, फैक्चुअल भी है वैसे, बट ज्यादा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा हाँ ऐसे, तो थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। तो सुमात्रा को अगर आप देखोगे, अगर आप मैप देखोगे इंडिया का, तो जैसे यहां से अगर यहां पर श्रीलंका है, यहां पर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड मिल रहे हैं, तो जो इंडोनेशिया वो बहुत पास से शुरू हो जाता है, सो ये डिस्टेंस आपको फिर भी ज्यादा मिलता है, दिस इज द लोब द शॉर्टेस्ट। अब इंडोनेशिया में भी अगर आप देखोगे तो सुमात्रा, बोर्नियो तो बहुत आगे है, फिर आपका जावा यहां पर है इधर जैसे को, ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? सुमात्रा। लेट मी शो यू, ये देखो ये रहा अंडमान निकोबार, ठीक है, यहां से हमें ग्रेट निकोबार से कह रहा है ये क्वेश्चन में, ठीक है, हाँ ग्रेट निकोबार से, यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन है आपकी पेपर में, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये सुमात्रा और इधर है जावा आइलैंड, ठीक है, तो जावा आइलैंड भी ज्यादा दूर पड़ेगा और बोर्नियो तो और इधर है, ठीक है जी, तो आंसर हो गया आपका सुमात्रा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा इसमें ना एक दो चीजें और भी देख लो, ठीक है, यहां से आपका ये 695, ठीक है, बैंकॉक, ठीक है, फूके, बहुत फेमस जगहें हैं ये, ठीक है, और कोलकाता 1125, अच्छा ये 1125 है, ये 11, ठीक है, 1125, ये 1190, तो अगर आप देखो यहां से जो है ये वाला जो डिस्टेंस है, कोलकाता का डिस्टेंस थोड़ा सा स्लाइटली कम है, ठीक है, स्लाइटली जो है डिस्टेंस कम है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। देखो ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, मतलब वाणिज्य में, व्यापार में। सो ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ब्यूरो का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, और द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। भाई ठीक है, ट्रेड होगा वाइल्ड एनिमल्स, बट वो उनके ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी कंजर्वेशन पे कोई थ्रेट हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो बहुत मास लेवल पर जो है उनको मारा जा रहा हो, वो नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, अब ये थोड़ा सा काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन ही आ गया आपका, तो आंसर है आपका बी। सो इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, 1976 में बनी थी बाय द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN एक एनजीओ है, ये भी इंटरनेशनल एनजीओ है, जो रेड डाटा बुक पब्लिश करती है, रेड डाटा लिस्ट, है ना, रेड डाटा लिस्ट, इंडेंजर्ड कैटेगरी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, थ्रेटेंड कैटेगरी बेसिकली, ठीक है, वो रिलीज करते हैं, एंड द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, नॉट अ ब्यूरो अंडर UNEP। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया आपका बी, ठीक है जी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इंपेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, एंथ्रोपोजेनिक, जेनिक मतलब जेनेसिस, फॉर्मेशन, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मतलब इंसान, इंसानों की वजह से। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इंपेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट कर रहे हैं, which of the following can be the potential sites for carbon sequestration? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कार्बन को कैप्चर करना, ठीक है, कैसे कार्बन को कैप्चर किया जा सकता है? सो अबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, ठीक है जी, यस, क्योंकि ये जो कोल सीम्स होती हैं ये भी कार्बन को एब्जॉर्ब करती हैं। डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स एंड सबट्रेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें, इवन हम
समुद्र की बात करते हैं, जब ओशियंस की, तो ओशन एसिडिफिकेशन की बात करते हैं, तो H2O प्लस CO2 दैट इज लीडिंग टू H2CO3 कार्बोनिक एसिड, बिल्कुल है जी, ठीक है, उसे कार्बन, तो ये भी है, ये भी है, आंसर है आपका 1 2 3, ठीक है। तो so these can be repurposed for carbon storage as they have the capacity to securely trap the carbon dioxide। तो abundant coal seams मतलब जो जहां से कोल आपने निकाला उसको abundant कर दिया, उनको यूज किया जा सकता है उस कार्बन को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। सो दीज रेजर्वायर्स आर आइडियल फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स ड्यू टू देयर जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंजेक्शन। बेसिकली इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके आप नीचे दबा दे रहे हो, ठीक है, नीचे लेयर्स में ले जा रहे हो, ठीक है, मतलब एक काइंड ऑफ है ना, पुटिंग इट अंडर द कारपेट, वो कर रहे हो, तो उससे जो है एक ये है, दिस फॉर्मेशंस आर आल्सो सुटेबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज, जिसमें बहुत बड़े वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आप स्टोर कर सकते हो सेफली अंडरग्राउंड, ये दिस इज द पॉइंट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, व्हाट इज आर द एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ द बायो रेमिडिएशन टेक्निक। तो बायो प्लस रेमिडिएशन, रेमिडिएशन शब्द जो है रेमिडी से आया है, बायो मतलब बायोलॉजिकली रेमिडी है, बायोलॉजिकल रेमिडी का मतलब मैं थोड़ा मतलब इसको तोड़ के बता रहा हूं आपको ताकि रटे ना आप और याद समझ लें। बेसिकली आप नेचुरली उसको ठीक कर रहे हो, देख लेते हैं आप, इसका पहला जो स्टेटमेंट है वो इसी से रिलेटेड है, टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को क्लीन करना है बाय एनहेंसिंग सम enhancing the same biodegradation process that occurs in nature। तो जो नेचर में बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस हो रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हीं को आप और फास्ट कर दे रहे हो, उस प्रोसेस को फास्ट कर दे रहे हो, ठीक है, वो टेक्निक है, उसको बोलते हैं बायोरेमिडिएशन। एनी contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated by bioremediation using microorganisms। okay, genetic engineering can be used to create microorganisms specifically designed for bioremediation। देखो पहला स्टेटमेंट तो बेसिकली क्या है, डेफिनेशन है, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर मैं देखूं तो ये वाला स्टेटमेंट मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। अच्छा, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो थोड़ा एक्सट्रीम नहीं हो गया, तो कोई भी कंटेमिनेंट हो, किसी भी तरीके का कंटेमिनेंट हो, उसको कंप्लीटली ट्रीट कर देगा, ठीक है, बहुत जल्दी ट्रीट कर देगा, ट्रीट मतलब ठीक कर देगा, ठीक है, यूजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जी नहीं, रादर ये हैवी मेटल्स को नहीं कर पाता। हाँ, ये है कि बहुत हद तक साफ कर देता है पर पूरी तरीके नहीं साफ कर पाता, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, इसकी एक लिमिटेशन है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, तो ये जो है आपका ये गलत हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को सिंपल भाषा में समझ लो, एक सीक्वेंस ऑफ जीन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये वाला जीन हमारा डिजायर्ड जीन नहीं है, ठीक है, इट इज लिटरली कि आप कैंची चला रहे हैं, इसको जीन को निकाल रहे हैं और जो डिजायर्ड जीन है वो इसमें फिट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को ना वो मूवी याद आती है विकी डोनर, तो वो पेरेंट्स जाते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा ना मतलब जॉन इब्राहिम की तरह लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, अगर आप पहले से डिसाइड कर लिया ऐसा दिखेगा, ये करेगा, ऐसा होगा, तो वो वाली कहानी है, पहले से जीन सारे सेट कर दिए, ठीक है। सो दैट्स ऑन अ लाइटर नोट, बट इट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज एग्जैक्टली द लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग, यू आर कटिंग आउट द जीन एंड पुटिंग इट द डिजायर्ड जीन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में टू क्रिएट द माइक्रोऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है जी, आप इस तरीके के माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो इस प्रोसेस को इसको क्लीन अप कर रहे हैं, मतलब जो पॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो गया आपका 1 और 3, ठीक है, तो हो गया सी। सो हैवी मेटल्स को, कैडमियम, लेड को ट्रीट नहीं कर पाता है, ठीक है जी। ओके, ड्यू टू सम रीजंस if there is a huge fall in the population of the species of butterflies, what could be its likely consequence or consequences। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं ज्योग्राफी या इवन बायोलॉजी का क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप इसको। पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। भाई बटरफ्लाइज का एक तो मेन काम तो ये है ही है, पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि रिप्रोडक्शन में, ठीक है, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। This could be a drastic increase in the fungal infections of some infected plants। अच्छा, अभी मैं पहले तो ये ऑप्शन क्रॉस करती मैंने, सेकंड का
आगे चलता हूं, थर्ड स्टेटमेंट, इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वास्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। अब ये बटरफ्लाई फूड चेन में अगर बटरफ्लाई की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, अब ये बटरफ्लाई बहुत सारे बर्ड्स या स्पाइडर्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर बटरफ्लाई की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो जो कह लीजिए ऑर्गेनिजम्स इन बटरफ्लाई पे डिपेंड करते हैं अपने फूड को लेकर, तो उनकी भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली इनकी पॉपुलेशन भी कम होगी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचे दो। अच्छा, अब फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। अब बटरफ्लाई का एज सच कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन से, जैसे हम भी गार्डन्स में हम बटरफ्लाईज को देखते हैं, तो क्या कोई बटरफ्लाई का कोई रोल है सच, ठीक है, नहीं, मतलब बटरफ्लाई का कोई इस पे रोल नहीं है। तो आंसर क्या बनता है आपका 1 और 3, ठीक है, आंसर है आपका 1 और 3। देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन बटरफ्लाई पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन इन कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही था, ठीक है, पॉलिनेशन ड्यू टू रिड्यूस, तो उससे अगर पॉलिनेशन कम होगा एडवर्सली इफेक्ट होगा, तो जो है प्लांट रिप्रोडक्शन भी इंपैक्ट होगा। और बटरफ्लाईज जो कि प्रे है फॉर वेरियस स्पीशीज, तो उनकी पॉपुलेशन भी कम होगी, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स, but what are the likely limitations of developing countries in promoting this industry? एल्गी, काई है ना, वो हरे कलर की, जब पानी रुक जाता है, कई बार आपने देखी होगी एल्गी, तो कहता है कि उससे जो है हम बायोफ्यूल्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम एथेनॉल की बात करते हैं, है ना, आजकल एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात होती है। सो प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। भाई एल्गी तो वहां पे भी, यहाँ पे भी है, वैसे समुद्र में भी हमें देखने को मिलती है, बट हम अपने घरों के आसपास में, गांव खेत खलियान में पॉन्ड्स को देखते हैं, तालाब को देखते हैं, वहां पर भी कई बार हमें काई देखने को मिलती है, जहां पे भी पानी रुक जाता है थोड़े समय बाद काई देखने को मिलती है। तो भाई ये काई से बायोफ्यूल नहीं बनेगा, पर समुद्र वाली काई से बनेगा, ऐसा लॉजिकली नहीं बैठ रहा दिमाग में। और वैसे भी ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि सिर्फ समुद्र से ही होगा, नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स, ऐसा नहीं है, कॉन्टिनेंट्स पे अच्छी खासी जो है एल्गी मिलती है, तो ये क्रॉस है जी। ओके, तो ये और ये सेटिंग अप द and engineering the algae based biofuel production requires a high level of expertise technology until the construction is completed। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कोई एक नया जो है इसको बनाने के लिए आपको बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज की चाहिए, ठीक है। अभी इसको होल्ड कर लेते हैं, हम थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट्स द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज व्हिच मे रेज द इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स। हाँ, बट ये है कि क्योंकि हमें इकोनॉमिकली वायबल, वैसे भी जनरली भी हम कहते हैं कि कोई भी चीज इकोनॉमिकली वायबल कब है, जब उसकी मास प्रोडक्शन होती है, लार्ज लेवल पर जो है प्रोडक्शन होती है, तो वो जो है हमें जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाती है। तो ये भी सही है, बट उससे इकोलॉजिकल और सोशल कंसर्न्स भी हैं, ठीक है, और ये भी सही है। आंसर क्या है 2 और 3, मतलब हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज भी चाहिए और उससे जो है इकोलॉजिकल और सोशल कंसर्न भी है, और आपको मास लेवल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी और वो इकोनॉमिकली वायबल होगा, ठीक है जी। ओके, सो पहला स्टेटमेंट गलत था, वो कह रहा है कि बोथ मेरीन और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में इंक्लूडिंग ऑन लैंड यूजिंग मार्जिनल और नॉन क्रॉप लैंड, उसमें भी आपको ये एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल बन सकता है। नेक्स्ट आपका, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय द लॉ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कौन से एनिमल्स को हंट नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के द्वारा, एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय द लॉ? घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड बफेलो, ठीक है जी। तो यहां पर जो है किसी भी एनिमल को हंट नहीं किया जा सकता बाय, तीनों ही है जी, ये घड़ियाल भी है, ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ, अब ये अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, तीनों ही है ये जानवर जिनको जो है आप हंट नहीं कर सकते, और वैसे भी आप देखोगे तो तीनों ही जो है थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं। सो घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड लाइफ आर ऑल अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। So animals in this schedule receive the highest level of protection. Hunting them is strictly prohibited except under exceptional circumstances. या तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है जी। और अगर consequences of violation, poaching, illegal trade of species subject to severe penalties or even the, ठीक है,
jail also. Biological oxygen demand, BOD, is a standard criteria for measuring oxygen level in the blood. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ही स्टैंडर्ड है आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी में। हम एक तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं कहां पर, समुद्र में, ओशन में, सीज में, बेसिकली वाटर बॉडीज में। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात नहीं हो रही, ब्लड की बात नहीं हो रही। ओके, असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन, जी नहीं, ऑप्शन ही एक बचा। पॉल्यूशन ऐसे इन द इक्वेटिक इकोसिस्टम, बेसिकली दो चीजें हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। So it measures the amount of dissolved oxygen required by aerobic microorganisms, aerobic मतलब जिनको ऑक्सीजन चाहिए, to decompose organic matter in a water sample। इससे कम है, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो हाई बीओडी लेवल इंडिकेट अ हाई डिग्री ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, अगर हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड ज्यादा है ऑक्सीजन की, क्योंकि ज्यादा कचरा है, ज्यादा कचरा को डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। हाई बीओडी मींस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। इट सजेस्ट कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो अभी मैंने आपको बताया, ज्यादा कैलो कचरा है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसको डिकम्पोज करने के लिए। सो बीओडी इज अ क्रिटिकल पैरामीटर फॉर असेसिंग, ठीक है, वाटर क्वालिटी एंड द हेल्थ ऑफ एक्वेटिक एनवायरमेंट। तो एक बहुत क्राइटेरिया है, वो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है टू नो के किस तरीके से pollution level है। Okay, with reference to Indian Ocean Dipole, sometimes mentioned in the news while forecasting the Indian monsoon, which of the following statement is correct? Indian Ocean Dipole, Indian Ocean Dipole, जब हम एल नीनो ला नीना पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड हम इंडियन ओशन डायपोल भी पढ़ते हैं। देखो, एल नीनो और ला नीना क्या है, पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है। पैसिफिक ओशन में प्रेशर चेंजेस होते हैं। किसी क्वेश्चन में जब एल नीनो ला नीना की बात होगी, हम अलग से डिस्कस भी कर लेंगे काफी डिटेल में, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। पेड बैचेस में एक स्टोरी थोड़ी सी याद आ रही है, डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक। आई स्टिल रिमेंबर कि एक स्टूडेंट ने बैच लेना था, तो उसको कजन होगा, तो उसने ज्योग्राफी ऑप्शन में कहा कि अच्छा तुम कह रहे हो कि बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, बताओ खोलो ज्योग्राफी के लेक्चर्स। एंड उसमें फिर एल नीनो और ला नीना जो है अगर अच्छे से समझा दिया तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि हाँ उनको आता है। तो दैट पर्सन वाज वेरी मच सेटिस्फाइड। ठीक है, इवन द प्रीवियस प्लेटफॉर्म्स लॉट ऑफ पीपल से कि बहुत क्लैरिटी है, तो हम किसी सेशन में उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, इंडियन ओशन डायपोल जो है पॉजिटिव, ऐसे इसको एक और चीज, इसका ट्रिक भी याद कर लो, मैं आपको इसका लॉजिक भी समझा देता हूं। पॉजिटिव आईओडी इज पॉजिटिव मॉनसून, ठीक है। नेगेटिव आईओडी नेगेटिव फॉर मॉनसून। अच्छा, अब नेगेटिव फॉर मॉनसून का मतलब, पॉजिटिव फॉर मॉनसून हम क्या चाहते हैं, मॉनसून में अच्छी बारिश हो, है ना, ठीक है जी। और नेगेटिव मॉनसून मतलब कम बारिश हो रही है जी, जितनी हमारी एवरेज बारिश है उससे कम हो रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये है कहानी। पहली बात तो ये याद रखना है। अच्छा, अब बेसिकली जो एल नीनो और ला नीना था वो पैसिफिक ओशन की प्रेशर कंडीशन है। अब इंडियन ओशन कह रहा है भाई हम पीछे क्यों रहे, हम भी तो आए। तो अब क्या होता है कि इंडियन ओशन में, जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है और जो आपका ईस्टर्न इंडियन ओशन है, इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इंडियन ओशन डायपोल को समझा देता हूं, क्योंकि ये डाउट रहता है। हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि गर्मियों में यहां लो प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है, यहां पे हवा चल रही है, ठीक है, ठीक है जी। तो अब मैं क्या कहता हूं कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है हाई प्रेशर पॉजिटिव, यहां पे हाई प्रेशर पॉजिटिव, यहां पर हाई प्रेशर। तो हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वैसे एक्चुअल में हम लिखते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट आपको फिर कंफ्यूजन ना हो कि यहां पे भी लो प्रेशर है, यहां पे भी लो प्रेशर है। बेसिकली इसको ऐसे समझ लो, ये हाई प्रेशर पॉजिटिव है ना, वो पैशन प्लस, स्प्लेंडर प्लस, वो प्लस है, ठीक है, मैक्स प्रो, अल्ट्रा मैक्स प्रो वाला। तो ये इसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलके इसको धक्का दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ज्यादा हवा जा रही है,
ज्यादा मतलब ये हवा इसको पुश कर रहा है। वो डायलॉग में ना कि तुम नहीं, तुम्हारे पीछे तुम्हारा गरुड़ बोल रहा है, तुम्हारा पैसा बोल रहा है, तुम्हारा ये, ठीक, पंजाबी में गाना भी है, तू नहीं बोल दी रकाने तू नहीं बोल दी, तो मतलब तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे पीछे कोई और बोल रहा है ये चीज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे समझ लो कि इसके पीछे कोई और बोल रहा है, तो धक्का दे रहा है वो। तो ये हवा बहुत ऐसे चलेगी, मतलब ऐसे समझ लो, ये ऐसे हवा चल रही है, ये ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी चल रही है, तो बहुत अच्छी बारिश होगी। ये है पॉजिटिव है मेंटोस जिंदगी, पॉजिटिव आईओटी। अब नेगेटिव आईओटी देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जिनको नहीं पता उनको पता लग जाए, ठीक है। यहां लो प्रेशर था, यहां हाई प्रेशर, ठीक है, ये लो प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये लो प्रेशर। अब क्या हो गया, ध्यान बढ़ गया, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ साथ में रील भी देख रहे हो, सोच रहे मैं दोनों काम साथ कर लूंगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव आईओडी, नेगेटिव आईओडी। तो जो हवा यहां जानी चाहिए थी उसका कुछ हिस्सा यहां चला गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा चल रही है, कुछ यहां चल रहा गया। तो ये जो हवाएं कमजोर हो गई, साउथ वेस्ट मानसून जो से हम कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कमजोर हो गया, तो ये नेगेटिव आईओडी इज नेगेटिव फॉर इंडियन मानसून। क्लियर हो गया, ठीक है। मेरे को और एक ऐसे आता है, चलो नहीं, ठीक है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। Okay, so IOD phenomena is characterized by difference in sea surface temperature between the tropical western Indian Ocean and tropical eastern Pacific Ocean। ठीक है जी। तो यहां पर क्या है, कहता है आईओडी जो है वो डिफरेंस है सी सरफेस टेम्परेचर का ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। जी नहीं, इसका पैसिफिक ओशन से लेना देना नहीं है, ये इट इज रिलेटेड टू इंडियन ओशन, सो इट इज ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो ये गलत हो गया। आईओडी फिनोमिना कैन इन्फ्लुएंस एल नीनोज इंपैक्ट ऑन द मॉनसून। यस, देखो इंडियन मॉनसून में जो अच्छी बारिश बुरी बारिश होती है वो एक फैक्टर की वजह से नहीं होती कि सिर्फ एल नीनो अगर आ गया तो कम बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स। मान लो एल नीनो आ गया, एल नीनो है मतलब, ठीक है। अब एल नीनो अगेन मैंने जैसे कहा किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे, जैसे आईओडी में काफी टाइम लग गया। तो अगर एल नीनो है, तो अगर इधर पॉजिटिव आईओडी है, इट इज लाइक कि एल नीनो की वजह से इंपैक्ट आना था से -10% का, पर पॉजिटिव आईओडी है तो उससे 12% का प्लस हो गया, तो नेट तो +2% हो गया ना, ऐसे समझ लो। फिर तिब्बतन प्लेट्यू का भी रोल है, फिर आईटीसीजेड का भी रोल है, सारे फैक्टर्स मिलकर इंडियन, तो इसीलिए इंडियन मॉनसून बड़ा यूनिक है, ठीक है। तो ये ठीक है, आईओडी फिनोमिना कैन इन्फ्लुएंस एल नीनोज इंपैक्ट, क्योंकि एल नीनो के इंपैक्ट को कम कर सकता है। अगर पॉजिटिव आईओडी है तो एल नीनो के इंपैक्ट को कम कर सकता है, तो आंसर हो गया 2। ठीक है जी। सो हाँ, ये भी देख ही लो अब, जो है, नहीं ये इंडियन, हाँ ये मैं आपको जो कह रहा था, यहां पर मान लो लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर पॉजिटिव है, ठीक है, ये इंडियन ओशन में इस तरफ, तो ये यहाँ और ये यहाँ, ये पॉजिटिव आईओडी, ठीक है। नेगेटिव आईओडी में ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, तो यहां हवा चल रही है और यहां हवा चल रही है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। पानी को या कहें तो मॉइस्चर को, ठीक है, मॉइस्चर को कंजर्व करना है हमें, ठीक है, मतलब जो मिट्टी में मॉइस्चर है वो उसको कंजर्व करना है। भाई हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है, सब ट्रॉपिकल कंट्री है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो हम ये नहीं चाहते कि ड्राई हो जाए, ठीक है, वो नमी बनी रहे, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है पानी जो है बेसिकली वो बना रहे, क्योंकि हम अलग से पानी भी तो देते हैं, तो वो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, रिड्यूस्ड जीरो टिलेज मतलब आप पुरानी क्रॉप को नहीं काट रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जड़ें मजबूत रहेंगी, ठीक है, पानी जो है उनमें बना रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट बना रहेगा, बिल्कुल ठीक। अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेशन ऑन द फील्ड, जिप्सम छिड़का जाता है मेनली किसके लिए, एसिडिक ना हो सॉइल, ठीक है, पीएच को थोड़ा बढ़ाने के लिए, और क्या है, ठीक है, कार्बोनेट, तो मॉइस्चर को रिटेन रखेगा, बिल्कुल ठीक है जी। अलाउइंग क्रॉप रेजिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, क्रॉप रेजिड्यू को रख दिया जाता है, क्रॉप का जो रेजिड्यू है जिसको मल्चिंग भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका ठीक है, आंसर है 1 2 3, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट है, यू कैन रीड, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। ओके, नेक्स्ट आपका विद रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस,
Which of the following statement is correct? It is an initiative of European Union. It provides technical and financial support to targeted developing countries to integrate climate change into their development policies and budget. It is coordinated by World Resource Institute and World Business Council for Sustainable Development. अब ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस जो है ये यूरोपियन यूनियन का कह लीजिए प्रोजेक्ट है, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है और इसमें टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है डेवलपिंग कंट्रीज को ताकि वो क्लाइमेट चेंज को अपने डेवलपमेंट पॉलिसीज में इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई हम यूरोपियन कंट्रीज के पास ज्यादा पैसा है तो वो दुनिया के बाकी देशों को दे सकते हैं। इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये जो है स्टेटमेंट आपका सही नहीं है क्योंकि दे आर नॉट इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेटिंग दिस पर्टिकुलर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। दे फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, पहली दो स्टेटमेंट सही है। 2007 में यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है जी। विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफन सीन इन द न्यूज बी यूज्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर? जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। मैंने आपको बोला ना, वो पहले भी क्वेश्चन में समझाया कि मान लो एक सीक्वेंस ऑफ जीन्स हैं, ठीक है, आपको लग रहा है यार ये जीन खराब है तो इसको निकालो, डिजायर्ड जीन फिट कर दो, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस फॉर। तो आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द जेनेटिक मार्कर्स टू फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको निकाला और ड्रॉट टॉलरेंस तो वो ऐड किया। दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, ये टेक्निक क्या हेल्प कर रहा है, रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है वो हेल्प कर रहा है जो टाइम रिक्वायर्ड है नई वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स को डेवलप करने के लिए। ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं ना कि जो जीन खराब है उसको निकाल दिया तो क्या होगा, जल्दी ग्रो कर जाएगा, ठीक है जी। और इट कैन बी यूज्ड टू डिसाइफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप्स इन क्रॉप्स। और आप डिसाइफर कर सकते हो कि होस्ट का, ठीक है, मतलब जो वहां पे आके रह रहा है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, पैथोजन, ठीक है, जो भी मतलब कोई बैक्टीरिया कुछ भी, ठीक है, प्रोटोजोआ हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, तो उसका रिलेशनशिप आपस में क्या है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर हो गया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। अलाउ रिसर्चर्स टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक जीन एसोसिएटेड विद ट्रेड, कौन सा डिजीज रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, कौन सा ड्रॉट टॉलरेंस से रिलेटेड है, ठीक है, विच आर क्रूशियल फॉर डेवलपिंग क्रॉप रेजिलियंट वैरायटीज। फिर आप इसको जो है करके डेवलप कर सकते हो। ये जो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन है ऑल्सो एड इन डिसाइफरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉप एंड पैथोजन, फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव डिजीज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है जी। तो ये है आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्वायरमेंट इकोलॉजी के और ज्योग्राफी के। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम होपिंग कि ये जो वीडियोस हैं, ये सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं, नॉट जस्ट नोइंग द आंसर्स, ठीक है, आंसर्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। द आइडिया इज टू नो द कंसेप्ट्स ऑल्सो, और उससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है और जो सीडीएस में या सीएपीएफ में एनडीए में पूछता है वो बहुत ईजी है। द लेवल इज, जो फर्क है ना सिविल सर्विसेज और बाकी जो मैंने 3 एग्जाम लिए, सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए, उनमें फर्क ये है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सिविल सर्विस में 5.5-6 लाख बच्चा बैठ रहा है एक्चुअल जो पेपर दे रहा है, और प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं 13-14 हजार से। तो यहां पे वो लेवल का कंपटीशन, और ऑब्वियसली जो सिलेक्टेड हैं, ठीक है, ऑलरेडी वो भी दे रहे हैं, तो वो कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है कंपैरेटिवली, ठीक है। सीएपीएफ में 1 लाख बच्चा है, सीडीएस में 1.25 लाख 1.5 लाख है। तो आइडिया यहां पर मेरा एनडीए में 2.5 लाख है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि आप ये क्वेश्चन जब करेंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इवन स्टेट सिविल सर्विसेज की भी, तो भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। दैट्स द आइडिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।